हेलो एवरीवन, दिस इज जीटी डिफेंस एकेडमी। और यहाँ पर आप लोगों को पता ही है कि 50 डेज क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि आपको आर्मी के लिए 50 डेज में कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। सिलेबस आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। आप लोगों को सिलेबस के बारे में यहाँ पर जानकारी पहले ही दे दी जा चुकी है। और यहाँ पर बात करें तो मैं आपको साइंस वाला सिलेबस, साइंस वाला पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट करवाऊँगा। इससे पहले मैं यहाँ पर क्या कर चुका हूँ, एक लेक्चर ले चुका हूँ जिसमें कि हमने साइंस के एक स्पेशल टॉपिक को थोड़ा डिस्कस किया था। अगर आप लोगों को मैं यहाँ पर बताऊँ कि आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को। अगर आप लोग यहाँ पर खुद में यहाँ पर रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर सकते हैं, खुद में डिसिप्लिन अगर आप लोग नहीं हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर ऑफलाइन क्लास लेने की सख्त आवश्यकता है। अगर आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, खुद में रेगुलरिटी मेंटेन कर सकते हैं, आप सेल्फ डिसिप्लिन हैं, तो आपको सारा का सारा जो कोर्स यहाँ पर ऑफलाइन में करवाया जाता है वैसा ही पूरा का पूरा ऑनलाइन यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। बस आप में यहाँ पर इच्छा शक्ति होनी चाहिए पढ़ने की, नौकरी पाने की। आई होप आप लोग बातें समझ रहे होंगे। ऑफलाइन क्लासेस के बारे में अगर आप लोग ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो यहाँ पर इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कोर्स आपको करना है। बात करूँ मैं यहाँ पर हमारे सिलेबस की, तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहीं पर आपके 15 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आगे यहाँ पर बात करें तो हम पिछले लेक्चर में क्या चीज पढ़ रहे थे, हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, पादप और जंतुओं में प्रजनन किस तरीके से होता है, वही चीज हमने यहाँ पर स्टार्ट करी थी। और पिछले लेक्चर में हमने पादपों में प्रजनन, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था। आज का जो लेक्चर हमारे पास रहेगा हम उसमें रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स डिस्कस करेंगे, जंतुओं में प्रजनन कैसे होता है वो चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है जंतुओं में, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। जंतुओं में लैंगिक प्रजनन हो सकता है और अलैंगिक प्रजनन हो सकता है। दोनों को हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करना है। पादप में भी दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा था, लैंगिक अलैंगिक दोनों तरीके का पादप में भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर हम रिप्रोडक्शन जब जंतुओं की बात करते हैं तो वहाँ पर भी सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। इन दोनों को हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करना है। आगे यहाँ पर बढ़े सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लैंगिक प्रजनन की। जब हम लैंगिक प्रजनन की बात कर रहे हैं तो मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, लैंगिक प्रजनन यानी कि मेल गैमीट की बात होगी। किसकी बात होगी? मेल गैमीट की बात होगी। और मेल गैमीट यहां पर क्या करेगा? फ्यूजन करेगा किसके साथ? फीमेल गैमीट के साथ। फीमेल गैमीट यहां पर बात करें जो नर युग्मक है, नर युग्मक जो है वो यहां पर मादा युग्मक के साथ युग्मन करेगा, मादा युग्मक के साथ युग्मन करेगा, यानी कि फ्यूज होंगे जब ये दोनों गैमीट, तो इनसे यहां पर बनेगा जिसको कहेंगे हम जायगोट। जायगोट बनेगा जिसको युग्मनज हम कहेंगे, युग्मनज कहेंगे। इनसे क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। इन दोनों के मिलने को, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने को कहा था हमने, इसको निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन इसको कहा जाता है। और जायगोट का फॉर्मेशन होता है। इससे क्या फॉर्मेशन होता है? जायगोट का फॉर्मेशन होता है। आई होप ये चीज आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब जब हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की, जंतुओं की, तो जंतुओं में ये जो मेल गैमीट होता है ये कौन होता है? ये होता है स्पर्म। जंतुओं में मेल गैमीट को क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। और जंतुओं में फीमेल गैमीट को क्या कहा जाता है? फीमेल गैमीट को ओवम कहा जाता है। ओवम यानी कि अंडाणु कहा जाता है। और ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जंतुओं में मेल गैमीट को क्या कहा जाता है? स्पर्म कहा जाता है। जंतुओं में फीमेल गैमीट को क्या कहा जाता है? ओवम कहा जाता है, अंडाणु कहा जाता है। अब यहां पर बात आती है याद करने वाली कि जो ये स्पर्म शुक्राणु है ये कहां पर बनते हैं? तो ये बनते हैं वृषण में। कहां पर बनते हैं? वृषण में बनते हैं, टेस्टीज में बनते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। स्पर्म का फॉर्मेशन कहां होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वृषण में, टेस्टीज में इसका फॉर्मेशन होता है। और अगर बात करें ओवम,
अंडाणु का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो ये ओवरी में होता है, अंडाशय में होता है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है, यहां पर से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। इतनी चीज आप लोग ध्यान में रख लेंगे। अब यहां पर बात करें, हमने ये जो डिस्कस किया था कि जो मेल गैमीट है, नर युग्मक है, उसको क्या कहा जाता है? स्पर्म कहा जाता है। ये देखिए, ये स्पर्म है, ठीक है, ये स्पर्म्स है। और यहां पर अंडाणु है, इधर ये अंडाणु है। तो स्पर्म और अंडाणु के मिलने से जायगोट का फॉर्मेशन होता है। और ये देखो, ये निषेचन की प्रोसेस तुमको देखने को मिल रही है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस देखने को मिल रही है। यही चीज कहां पर भी होती है? यही चीज पादप में भी होती है, लेकिन वहां पर जो पॉलन्स है वो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, और जो ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल फीमेल जो गैमेट होते हैं उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो इतनी चीज आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके पार्ट आपको ध्यान में रखने हैं। यहां पर जो नर प्रजनन भाग है उसके जो यहां पर भाग हैं उनको आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वृषण। ये आपको वृषण देखने को मिल रहा है, टेस्टीज जिसको बोला जाता है, टेस्टीज। ये टेस्टीज आपको देखने को मिल रहा है। यहीं पर क्या फॉर्म होते हैं? स्पर्म फॉर्म होते हैं। इन टेस्टीज में ही क्या होता है? स्पर्म फॉर्म होते हैं। ये भी टेस्टी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर ध्यान में रखेंगे कि वृषण में ही किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है। एक पार्ट तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। एक पार्ट ये है शिश्न, जिसको कि इंग्लिश में पेनिस कहा जाता है। ये भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये भी क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। थर्ड बात करें यहां पर शुक्राणु नलिका। थर्ड क्या है यहां पर? शुक्राणु नलिका है, जिसको कि स्पर्म डक्ट कहा जाता है, स्पर्म डक्ट कहा जाता है, शुक्राणु नलिका कहा जाता है इसको। ये भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। इसको इंग्लिश में वास डिफरेंस भी कहा जाता है, वास डिफेंस भी कहा जाता है इसको। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। या तो स्पर्म डक्ट बोलेगा या वास डिफेंस बोलेगा, हिंदी में शुक्राणु नलिका बोलेगा। तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। कितने पार्ट हो गए? शुक्राणु नलिका, शिश्न और वृषण, 3 पार्ट हो चुके हैं आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, और तीनों आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन बनने वाला है यहां से। आगे देखते हैं यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको एक पार्ट जो देखने को मिलेगा वो है गर्भाशय। इसको यूट्रस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? यूट्रस कहा जाता है। यूट्रस एक पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मादा प्रजनन तंत्र का एक भाग है। एक भाग आपको और देखने को मिलेगा जिसको अंडाशय कहेंगे। इसको इंग्लिश में ओवरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओवरी कहा जाता है। और अभी मैंने आपको बताया था ओवरी से ही ओवम यहां पर जनरेट होते हैं। ओवरी में ही क्या होते हैं? ओवम जनरेट होते हैं, जो कि क्या है? फीमेल गैमीट हैं, मादा युग्मक हैं। तो आप लोग इसको ध्यान में रख लेंगे। और तीसरा पार्ट आपको ध्यान में रखना है अंडवाहिनी। क्या याद रखना है? अंडवाहिनी याद रखना है, जिसको कि ओविडक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ओविडक्ट कहा जाता है इंग्लिश में। तो 3 पार्ट यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है, 3 पार्ट आपको ध्यान रखने हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और इस तरीके से आप लोग यहां पर से कोई भी क्वेश्चन बनेगा उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी थी? यहां पर ओवरी से ओवम जनरेट होते हैं, अंडाणु जनरेट होते हैं यहां पर। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिज होते हैं, यहां पर वृषण होते हैं, वहां पर से मेल गैमेट्स पैदा होते हैं, मेल गैमेट्स उत्पन्न होते हैं, जिनको कि स्पर्म कहा जाता है। ये चीज आप समझ पाएंगे। आगे यहां पर बढ़ते हैं। जब हमने फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस समझी, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूजन करते हैं, जुड़ते हैं, और किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं? जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो वो वाली प्रोसेस में 2 तरीके से वो प्रोसेस हो सकती है। एक प्रोसेस को कहा जाता है आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कब बोलेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है? तो जब फर्टिलाइजेशन इनसाइड फीमेल बॉडी, इनसाइड फीमेल बॉडी, जब फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो तो हम बोलेंगे वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, आंतरिक निषेचन है। बात समझ में आ रही इतनी? इंटरनल फर्टिलाइजेशन कब बोलेंगे? जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो, तब हम बोलेंगे कि वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। यहां पर एग्जांपल की बात करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसमें मनुष्य आप लोग लिख लेंगे, आप लोग यहां पर गाय लिख लेंगे, आप लोग यहां पर कुत्ते लिख लेंगे, ठीक है। तो इन सब में क्या होता है? इन सब में
इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इन सब में क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ये एग्जाम्पल आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें देखने को मिलता है। और बात करें यहाँ पर मुर्गी भी लिख सकते हैं, हाँ, मुर्गी में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। आई होप ये चीज समझ रहे होंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन जो होगा वो फीमेल बॉडी के अंदर होगा। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन की बात कब बोलेंगे हम? बाह्य निषेचन, जब वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है आउटसाइड फीमेल बॉडी, जो मादा का शरीर है उसके बाहर अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है तो हम बोलेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसा है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। और एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप लिखेंगे फिश, मछली, आप लिखेंगे फ्रॉग, मेंढक, आप लिखेंगे स्टार फिश, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? मछलियों में होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? फ्रॉग में होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? स्टार फिश में होता है। इन तीनों को आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हमने समझ ली, दो तरीके के होते हैं। अब देखिए, दो तरीके के जंतु होते हैं, दो तरीके के जंतुओं को हमने बांटा है, ठीक है। एक को बोलते हैं हम विविपेरस, एक को क्या बोलते हैं? विविपेरस बोलते हैं, जरायुज जंतु बोलते हैं। लेकिन बोलते किसको हैं? तो जो जंतु, जो एनिमल्स डायरेक्ट यहां पर शिशु को जन्म देते हैं, जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, शिशु को जन्म देते हैं, उनको कहा जाता है जरायुज जंतु, विविपेरस एनिमल्स। डायरेक्ट गिव बर्थ टू चाइल्ड, जो डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं उनको कहा जाता है, क्या है? विविपेरस एनिमल्स हैं, जरायुज जंतु हैं। क्या हैं? जरायुज जंतु हैं। आई होप ये चीज आप लोग समझ पा रहे होंगे। जरायुज जंतु क्या हो गए? जरायुज जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, डायरेक्ट गिव बर्थ टू चाइल्ड, ठीक है। अब यहां पर समझते हैं इसके एग्जांपल क्या हो गए। जैसे मनुष्य, मनुष्य सीधे क्या करते हैं? शिशु को जन्म देते हैं। गाय सीधे शिशु को जन्म देता है, ठीक है। यहां पर कुत्ते सीधे शिशु को जन्म देते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके? विविपेरस एनिमल्स के। तो आप लोग यहां पर इनको कर पाएंगे, इनको कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। इतनी चीजें कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ एनिमल्स कैसे बोलेंगे हम? तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो क्या करते हैं? जो अंडे देते हैं। जो क्या करते हैं? अंडे देते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं और फिर अंडों से बच्चे निकलते हैं। फिर अंडों से क्या होते हैं? बच्चे निकलते हैं। तो यहां पर बात करें, जो अंडे देने वाले एनिमल्स हैं, अंडे देने वाले एनिमल्स हैं, उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ओविपेरस एनिमल्स, अंड प्रजक जंतु कहा जाता है। ओविपेरस यहां पर जंतु एनिमल्स उनको कहा जाता है। और एग्जाम्पल की बात आप लोग यहां पर करें तो एग्जाम्पल में आपके पास क्या आ जाएगा? यहां पर मुर्गी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मुर्गी आ जाएगा, जिसको हैन बोलेंगे। हैन क्या है? यहाँ पर ओविपेरस एनिमल है, ओविपेरस एनिमल्स हैं। यहाँ पर बटरफ्लाई, तितली, तितली क्या हो जाएगा? ओविपेरस एनिमल। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई यहाँ पर क्या हो जाएंगे? पक्षी, बर्ड्स जो होती हैं वो क्या हो जाएंगी? ओविपेरस यहाँ पर क्या हो जाएंगे? एनिमल्स हो जाएंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। जैसे जो क्या करते हैं यहाँ पर अंडे देते हैं, वो एग्जांपल हो जाएंगे किसके? ओविपेरस एनिमल्स के। तो आई होप ये चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये तो आपके पास क्या हो चुका है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो उसमें चीजें कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक और छोटा सा टॉपिक आप लोगों को समझना है कि जो मेंढक होता है, मेंढक क्या करता है? मेंढक के जो एग्स होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें, तो उसके जो एग्स होते हैं, उन एग्स से यहां पर क्या बनता है? तो यहां पर लार्वा बनता है। उन एग्स से क्या बनता है? लार्वा बनता है। इस लार्वा को टेडपोल भी बोलते हैं। इस लार्वा को क्या बोलते हैं? टेडपोल भी बोलते हैं। ये लार्वा टेडपोल जो है, ये बाद में एडल्ट बन जाता है। ये क्या बन जाता है? एडल्ट बन जाता है। वो यस, अंडे रहते हैं,
अंडे लार्वा में कन्वर्ट होते हैं और लार्वा में एकदम से खतरनाक चेंजेस आते हैं, एकदम से उसकी काया पलट हो जाती है कि एकदम से पहचाना नहीं जाता। तुमने देखे होंगे डोखे, देखे होंगे तुमने, ठीक है, पानी में कभी धान के खेत वगैरह देखे तो अब डोखे देखे होंगे, तो डोखे यही लार्वा, यही टेडपोल होते हैं। देखा होगा तुमने, तुमको लगता है कि मछली है, लेकिन वो थोड़े से दिनों के बाद क्या बन जाते हैं, मेंढक बन जाते हैं। तो एकदम से उनकी काया पलट हो जाती है, पहचान में नहीं आते कि अब क्या चीजें हों। तो यहाँ पर वही लार्वा का एडल्ट में चेंज होना, एडल्ट यानी कि ये पूरा मेंढक बन गया जो वापस, ठीक है। तो एडल्ट में चेंज होना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कायांतरण। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कायांतरण कहा जाता है, मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है, कायांतरण इसको कहा जाता है। तो ये बात आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। मेटामॉर्फोसिस किसको कहा जाता है, लार्वा का एडल्ट में चेंज होने की जो प्रोसेस है उसको कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। और ये आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट यहां पर समाप्त होता है जंतुओं में। आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात जब हम करेंगे तो यहां पर सबसे पहला एग्जांपल आता है हाइड्रा का। किसका आता है, हाइड्रा का एग्जांपल यहां पर आता है। और हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा शो करता है बर्डिंग। हाइड्रा क्या करता है, बर्डिंग शो करता है, जिसको कि हिंदी में मुकुलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुकुलन इसको कहा जाता है। और मुकुलन तुमने इससे पहले भी एक एग्जाम्पल देखा है। क्या तुमने ईस्ट पढ़ा था, ईस्ट में कौन सा यहां पर रिप्रोडक्शन का मेथड यूज होता है, उसमें भी मुकुलन यूज होता है, उसमें भी बर्डिंग होती है। तो दो एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो हाइड्रा है, हाइड्रा में मुकुलन देखने को मिलता है, और एक है ईस्ट, ईस्ट में भी क्या देखने को मिलता है, मुकुलन देखने को मिलता है। ये आपने एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा बर्ड निकलेगा, फिर ये बर्ड थोड़ा बड़ा होगा और यहाँ पर से दूसरा हाइड्रा बन जाएगा। आई होप ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही एक और है जिसको कि अमीबा कहा जाता है। और अमीबा में कौन सा मेथड यूज होता है रिप्रोडक्शन का, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अमीबा में क्या है, देखो जैसे ये अमीबा है, इसका यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है, केंद्रक है। वो न्यूक्लियस दो भागों में टूटना चाहता है, दो भागों में टूटता है, फिर यहाँ पर उसकी बॉडी भी दो भागों में टूटना चाहती है, दो भागों में टूटकर यहाँ पर नया नया अमीबा बन जाता है। दो नए अमीबा बन गए, तो एक से दो बन गए, तो क्या हो गया, द्विखंडन। क्या हो गया है, द्विखंडन हो गया है। अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है, द्विखंडन होता है। आई होप ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे। तो अमीबा में रिप्रोडक्शन का कौन सा मेथड यूज होता है, द्विखंडन, बाइनरी फिजन यहां पर यूज होता है। और इस तरीके से हमारे पास जंतुओं में रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से हो सकता है वो सारी चीज हमने डिस्कस कर ली है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि प्रीवियस ईयर में इस वाले टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पर कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो तुम सबको पता है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है, वृषण में होता है। ये अभी हम पढ़ के आए हैं, आर्मी जीडी 17 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आई होप ये चीज आप लोग कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, महिला में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, ओवम कहाँ बनते हैं यार, मैं फीमेल में सबको पता है अंडाशय में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, अंडाशय में बनते हैं, ठीक है ना, कर लेंगे इसको, अंडाशय में बनते हैं, आप लोग इसको कर लेंगे। जीडी 17 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में यहां पर पूछा गया क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्राणियों में नर युग्मक और मादा युग्मक का नाम बताओ भाई साहब। मेल एंड फीमेल गैमेट क्या तुमको पता है, स्पर्म एंड ओवम, इसके आंसर हो जाएंगे। अभी हम पढ़ के आए हैं, कब आ रखा है, 18 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आसानी से आप लोग इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से मानव में मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। और अगर बात करें, अगर आप लोगों ने अभी मादा के जो क्या होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, जो नर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं, अगर आपको सब पता है, 3 पार्ट मैंने नर में बताए थे, 3 पार्ट मैंने मादा में बताए थे, अगर आप लोगों ने वो पढ़े हुए हैं तो एग्जाम में वास डिफरेंस नाम से आ रखा था। और यहां पर शुक्रवाहिका उसने लिखा हुआ था। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं कि ये वाला फीमेल का पार्ट नहीं, ये किसका पार्ट होता है, मेल का पार्ट होता है। आप लोग इसको समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं, बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता है, और ऑप्शन में वहां पर एक दिया हुआ था फ्रॉग,
और अगर आप लोगों को पता है कि फ्रॉग में क्या होता है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इसको आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। 18 अप्रैल की 3rd शिफ्ट में पूछा गया है। सारे इसलिए मैंने तुमको बताया है कि सारे के सारे एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं, सबके एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मादाओं के युग्मक कौन से होते हैं, फीमेल गैमेट्स कौन सी होती हैं, ओवम होते हैं, अंडाणु होते हैं, सबको पता है। 19 अप्रैल 1st शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, अटेम्प्ट कर सकते हो। आंतरिक निषेचन किस में पाया जाता है, सारे एग्जाम्पल मैंने लिखाए हुए हैं पेपर में। हैन उसने लिखा हुआ था, मुर्गी लिखा हुआ था, मुर्गी में आंतरिक निषेचन पाया जाता है, कर सकते हो। और 20 अप्रैल की 3rd शिफ्ट में यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट करूंगा नहीं तुम्हारा और अपना भी, ठीक है। सब चीज़ें मैंने पढ़ा दी तुम्हें। मुकुलन किस में होता है, बडिंग किस में देखने को मिलता है, तुमको पता है, दो ही हमने चीज़ें पढ़ी हैं, एक ईस्ट है और एक हाइड्रा है। आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए 21 अप्रैल की 1st शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमीबा में अलैंगिक प्रजनन की कौन सी विधि होती है, सबको पता है कौन सी विधि होती है, बाइनरी फिजन होता है, द्विखंडन होता है, तुम लोग कर सकते हो इसको। 21 अप्रैल 1st और 2nd दोनों शिफ्ट में पूछा गया है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। और लार्वा का वयस्क में बदलना कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट इन नॉन एज। 21 अप्रैल की 3rd शिफ्ट में पूछा गया है, क्या कहा जाता है, कायांतरण कहा जाता है, मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। और इस तरीके से आप लोग सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। आपको किसी को मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। और अगर आप लोग यहाँ पर एक बार सीरियसली, दोबारा कह रहा हूँ, सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर जीटी डिफेंस एकेडमी से जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम खुद से तैयारी नहीं कर पा रहे हो तो तुमको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। और जो लोग यहाँ पर सक्षम नहीं हैं ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने में, उनको ऑनलाइन तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियोज अगर तुम लोगों को पसंद आ रही हैं तो बिल्कुल लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अच्छी लग रही है वीडियोस तो यहाँ पर कमेंट करके भी यहाँ पर मेरा हौसला बढ़ाने का प्रयास करें। बताएं मुझे कि आपको और किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको यहाँ पर मुश्किल लग रहे हैं, उनको भी हम यहाँ पर सारा डिस्कस करेंगे। और वैसे तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने तो सारा का सारा ही सिलेबस कंप्लीट करवाना है, फिर भी जिस भी टॉपिक में तुम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है वो चीज़ें तुम यहाँ पर कमेंट में लिख सकते हो। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।